आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो उसके बाद वो जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं ईरान की उन पर हमला करेगा। 48 घंटे खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखा है कि जो बातचीत है ईरान के साथ वो पॉजिटिव वे में आगे चल रही है, इसलिए हमने अपने वॉर डिपार्टमेंट को 5 दिन के हॉल्ट का बोल दिया है कि अभी हम जो एनर्जी फैसिलिटीज पर जो हम अटैक करने जा रहे थे उसको हम 5 दिन के लिए रोक रहे हैं। ये कहना है ट्रंप का। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ट्रंप ने कही है वो ये कि ईरान से बातचीत पॉजिटिव वे में आगे चल रही है। अगर आपको याद हो तो ईरान बार बार ये कह रहा है कि कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं रही है और नेगोशिएशन के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। इस पोस्ट के बाद और ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से ईरान ने अपनी उसी बात को दोहराया है। ईरान ने यह कहा है कि कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी भत क्यों पिटवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आखिर झूठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं। क्या वाकई में उनका जहाज पूरी तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए वो अपने लिए टाइम बोरो कर रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि ईरान को टाइम दे रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने लिए टाइम बोरो कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप नेतन्याहू को देखें तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं, नेटो कंट्रीज से कह रहे हैं, वो जीसीसी कंट्रीज के लिए कह रहे हैं, वो एक तरह से हाथ फैला रहे हैं सबके आगे कि भाई हमारी मदद के लिए आप आगे आइए, हमसे अकेले अब हो उधर नहीं ले लो, रहा है। उधर ले लो और सर। उनके साथ कौन है? उनके साथ सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर अमेरिका है। दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी एयरफोर्स है और उसके बाद भी वो पूरी दुनिया के आगे एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाइए। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके पास किया है, न्यूक्लियर साइट पर नहीं किया है ईरान ने, और एक तरह से वार्निंग देकर छोड़ा है। चाहे मैं वहां बात करूं, अरात की बात करूं या फिर डुमोना की बात करूं, और वो इसलिए किया ईरान ने क्योंकि नेतान्स और बुशहर पर जो इजराइल है उसने हमला किया था। सवाल ये उठ रहा है कि 24 दिन के बाद ये जंग किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लोग जो एक तरह से जो एक्सपर्ट्स ये डर एक खौफ जो है वो जो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? जो ये दिखाया जा रहा है कि एमबीवीएस फोर्स जो है वो उतारी जा सकती है और लगातार जो उसके जंगी बेड़े हैं अमेरिका के वो ईरान की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो क्या बूट्स ऑन ग्राउंड का भी खतरा क्या बढ़ रहा है? ईरान इसके लिए कितना तैयार है? इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ ईरान से लाइव सीधा जुड़ गए हैं कुम से प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब। आप उनको टीवी चैनल्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और उनके अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए आप देखते रहे हैं। जमीर साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया बहुत बहुत बुशरा जी, आपको आदाब अर्ज करते हैं और तमाम व्यूवर्स को आदाब अर्ज करते हैं। और शुरुआत में ही हम तमाम उन इंसानों को जो आजादी पसंद हैं, आजाद इंसान हैं, इंसाफ पसंद इंसान हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि टाइटैनिक अमेरिका की डूब रही है। और उसके डूबने में वैसे ही डूब रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से टाइटैनिक के डूबने में तेजी बढ़ गई है। और आज उनका ये कहना कि हम ईरान से बात कर रहे हैं और अच्छी बात चल रही है, और ईरान ने आके कहा भाई किससे बात कर रहे थे, नींद में तो नहीं आपने किसी से बात की थी। यानी ईरान में तो जोक बन रहा है उनका कि भाई तुम क्या आदमी हो कि तुम कह रहे हो हम बात कर रहे थे और बात बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कोई हमारे से तुम्हारी बात हुई नहीं। देखें बुशरा जी, सॉरी देखें बुशरा जी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईरान ने 22 साल बात की, 22 साल, और 22 साल बात करने के बाद ईरान को जो मिला वो सैंक्शंस पे सैंक्शंस थे। 22 दिन ईरान ने मिसाइल मारी और 22 दिन में मिसाइल मारने के बाद सारे सैंक्शंस ईरान के हटा दिए गए। तो ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है। मौला अली कहते हैं दुनिया जंगल की तरह, यहां पर हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाने के फिराक में रहता है। तो इस छोटे छोटे जानवर बने रहोगे तो बड़े जानवर हमेशा तुम्हें खाने के फिराक में रहेंगे। तो जरूरत यह थी कि ईरान अपने हक के लिए लड़े, और ईरान बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बार बार बात किया, बार बार हमला हुआ, बार बार धोखा हुआ। और हमारे दीन में यह है कि तुम जिस बिल से अगर एक बार डसे गए हो तो दूसरी बार तुम उसी बिल से तुम्हें डसा नहीं जाना चाहिए। यू शुड लर्न लेसन्स।
तो ईरान हैज लर्नड इट्स लेसन्स कि इफ यू टॉक दे विल ओवर पावर यू। अगर आप उनसे आके मुकाबले की बात करोगे तो वो इसी तरीके से दब के बात करेंगे, जो अभी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो बिल्कुल वाजे है कि वो वीकनेस पे हैं। अमेरिका की मिलिट्री, जिसको सुपर पावर और सुपर पावर कहा जाता है, वो और पूरी दुनिया की ताकत मिलके भी इस वक्त ईरान के मुकाबले पे नहीं खड़ी हो पा रही है, बिकॉज ईरान ने असिमेट्रिक वॉर लड़ा है और वॉर के जो रूल्स है और वॉर की टैक्टिक्स इतनी बदल दी कि अमेरिका उसको मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जी जमीर साहब, ईरान में लेकिन नुकसान तो हो रहा है। कल भी जिस तरह से हमला हुआ है उसमें खास मेरी आवाज आ रही है नुकसान हुआ है। खास तौर पर मैं देख रही थी प्रोफेसर मरांडी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बच्चों को फिर से निशाना बनाया गया है और रोते हुए लोग जो हैं बच्चों को उस मलबे से निकाल रहे हैं। वो वीडियो भी मैंने देखी। तो नुकसान तो बड़े पैमाने पर हो रहा है। सवाल यह है कि 24 दिन के बाद ट्रंप अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, 5 दिन की, क्या आपको लग रहा है वो मोहलत मांग रहे हैं? और आगे फिर इस वॉर को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? मैं ये भी देख रही थी कि ये भी कहा जा रहा है कि इराक शायद अमेरिका के चंगुल से आजाद होने वाला पहला मुल्क बनने जा रहा है। क्या आप इससे अग्री करते हैं? क्योंकि अमेरिका के बाद अब शायद यूरोपियन कंट्रीज ने भी कहा है अपने जो सैनिक हैं वहां से, जो उनके अड्डे हैं वहां से, उसको खाली करने के लिए। जी देखिए, अमेरिका की हार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया उसमें एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, इंग्लिश की बहुत सारी गलतियां हैं, उसको छोड़ दें, लेकिन उसका एक सेंटेंस उसमें इंपॉर्टेंट है कि आर हॉस्टिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट। यानी वो कह रहा है कि आर हॉस्टिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट विल स्टॉप। यानी वो ये नहीं कह रहा है कि ईरान से हमारी बात हो रही है तो ईरान से हम नहीं लड़ेंगे। वो कह रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे वेस्ट एशिया में, पूरी गल्फ खाड़ी में जहां जहां हमने रेजिस्टेंस फोर्सेस से मुकाबला कर रहे हैं वहां पर हम हॉस्टिलिटीज बंद कर देंगे। यानी अपनी तरफ से हमला करना और उन पर जुल्म करना बंद कर देंगे। ये उसका ट्वीट है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। ये नहीं कह रहा है कि ईरान से हॉस्टिलिटीज, अगर आप गौर करेंगे, ईरान से हॉस्टिलिटीज बंद करने की बात नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट से। तो ईरान के लिए ये क्लियर है कि इस ईरान में एंड ऑफ वॉर क्या है? अमेरिकन प्रेजेंस फ्रॉम वेस्ट एशिया शुड बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ये क्लियर है कि वेस्ट एशिया में अमेरिकन प्रेजेंस ना हो। जिसकी शुरुआत कहां से हुई है? इराक। तकरीबन इराक के अंदर नेटो के सोल्जर्स ऑलरेडी चले गए हैं। इराक की अमेरिका, जिसको दुनिया का सुपर पावर कहा जाता था, हाथ जोड़ के 24 घंटे के लिए सीज फायर मांग रहा है कि भाई 24 घंटे की मोहलत दो, हमें इराक से निकलने दो। ये इराक में अमेरिकन की हालत है। देखिए बुशरा जी, उनका दुनिया में सबसे बड़ी एम्बेसी जो है वो इराक में है, बगदाद में। बगदाद के अंदर कंटिन्यूअस हमले हो रहे हैं। उनके डिप्लोमेट्स, जो उन्होंने 48 आवर्स पहले एक नोटिस जारी की थी, उसमें कहा था अमेरिकन शुड लीव इराक इमीडिएटली। साथ में कहा था डू नॉट कम टू एम्बेसी, एम्बेसी इज नॉट सेफ, दैट एरिया इज नॉट सेफ। 5,500 लोग उस इराक के अमेरिकन जो हैं वो वहां रहते हैं, उनके एम्बेसी में 5,500 लोग। ईरान, जो इराकी हश्द शाबी है, वहां का रेजिस्टेंस फोर्स है, उसने एक वीडियो रिलीज किया। उस वीडियो के अंदर पूरे उनकी एम्बेसी के वीडियो रिकॉर्डिंग्स इनके ड्रोन ने जाके किया और ड्रोन ने जाके वो करके रिलीज किया है। तो ये इराक के अंदर इनकी ऑलरेडी एग्जिट शुरू हो गई है और ये शुरुआत है। देखें, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जीसीसी कंट्रीज ने कहा कि भाई हम एक मीटिंग करेंगे ईरान के खिलाफ, है ना। ओमान नहीं गया उस मीटिंग में। 57 मुस्लिम कंट्रीज है, उसमें से सिर्फ 12 कंट्रीज आए। यानी वो जो ये इनकी ताकत थी और इनकी सोच थी कि भाई हम जो है वो पूरे दुनिया के मुसलमानों को ईरान के खिलाफ खड़ा कर लेंगे, ये क्लियर है मुसलमानों के लिए कि तुम अगर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो तो तुम्हारी औकात वही है जो इजराइल और अमेरिका की। ये क्लियर हो गया इस वक्त गाजा की जंग के बाद खास तौर पर। जी, अगर 5 दिन का जो हॉल्ट लिया है और फिर ईरान कह रहा है कि उसने बातचीत नहीं की है और ना आगे कोई बातचीत होगी, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
जो दुश्मन है, जो ईरान कहता है कि दुश्मनों के लिए बंद था और रहेगा जब तक ये जंग जारी है। तो अगर इसी तरीके से ये बंद रहता है ईरान के दुश्मनों के लिए और वो फ्री पास दे रहे हैं या फिर अब तो चार्जेस भी लगा रहे हैं, एक तरह से लोग कह रहे हैं कि टोल नाका खोला है ईरान ने, जो यहाँ से जहाज निकलेगा उसको पैसे देने होंगे और अलग-अलग चार्जेस हैं अलग-अलग तरह के जहाज के। मेरा सवाल ये है कि अगर फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस ऐसे ही यही बना रहता है, तो फिर आपको नहीं लगता कि अमेरिका फिर से उसी तरह की जो उसने धमकी दी है, फिर वो धमकी देगा, धमकी रियलिटी में तब्दील हो सकती है, तो फिर ईरान उसके लिए कितना तैयार है? देखें, ईरान के लिए बुशरा जी बहुत क्लियर है कि प्री वॉर सिचुएशन में ईरान वापस नहीं जाएगा। व्हाट इज प्री वॉर सिचुएशन? प्री वॉर सिचुएशन में ईरान के पास भी ऑयल है, दुनिया के पास भी ऑयल है, लेकिन ईरान नहीं बेच सकता, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। दुनिया बेच सकती है। ईरान के अतराफ में पूरे गल्फ रीजन में ईरान के दुश्मन अमेरिकन बेसेस हैं जो उनको बार बार धमकी दे रहे हैं। ईरान कह रहा है ये दोनों प्री वॉर सिचुएशन पे वापस का कोई सवाल नहीं उठता कि हमारे दुश्मन हमारे अतराफ में रहें और हमें धमकियां देंगे, हम हमले कर देंगे। ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट विल हैपन इज आफ्टर वॉर सिचुएशन में होर्मुज जो है वो ईरान ने अभी तक, देखें, पनामा कनाल है, स्विस कनाल है, टर्की में है, डेनमार्क में है, दुनिया में कई कनाल्स हैं जहां से शिप्स गुजरती है तो वो टैक्स लेते हैं। एक नॉर्मल दुनिया का रूटीन है ये। ईरान नहीं लेता था, शराफत थी ईरान की, तो दुनिया ने उन पे सैंक्शंस लगाए। तो ईरान ने कहा भाई ठीक है, तुम हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाओगे तो लीगली, देखिए मैं आपको आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं कि वो जो हुर्मुज का कनाल है, हुर्मुज स्ट्रेट है, वहां पर तकरीबन 34 माइल्स का गैप है, यानी 34 माइल्स का है, जिसमें बाय लॉ 12 माइल्स हर कंट्री का खुद का माना जाता है कि दैट इज द टेरिटोरियल वाटर, वो उनकी कंट्री का हिस्सा माना जाता है। 12 माइल्स, ठीक है। तो आप 12 माइल्स इधर ले लें, 12 माइल्स ओमान का ले लें, तो 24 माइल बच गया। 8 माइल्स बचता है बीच में, या 6 माइल या 10 माइल्स बचता है बीच में, ठीक है। लेकिन ये होर्मुज आगे जाके पतला हो जाता है और वहां पर 22 माइल सिर्फ रह जाते हैं, जिसमें से 10 माइल ओमान का है, 10 माइल ईरान का है। और जो ओमान की तरफ का वाटर है वो शैलो है, वहां पर हैवी शिप्स नहीं जा सकती है, उनको ईरान के साइड आना ही होगा। तो बाय लॉ ईरान हैज द राइट कि अगर आप हमारे वाटर से गुजर रहे हो, आप हमारी जमीन और हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप हमें टैक्स देंगे। मिसाल के तौर पर अलग अलग कंट्रीज हैं, टैक्स लेती हैं, टर्की का टैक्स है, फला, हर कंट्री अपना टैक्स लेती है, ईरान भी ले सकती है। बाय लॉ ईरान के पास राइट है टैक्स लेने का, लेकिन ईरान ने जो कहा है कि हम लोग एक कॉमन बॉक्स खोलेंगे जो कॉमन होगा, जहां पर ओमान और ईरान मिलकर डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में ओमान और ईरान मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये होर्मुज को कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी प्रोग्रेस हो। जी, बिल्कुल। और इसीलिए ओमान की तरफ से ये कहा गया है, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि एक्सटेंसिवली इस पर ये काम हो रहा है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, उन्होंने खुलवाने की बात नहीं कही है, लेकिन जो समस्या है उसका किस तरह से समाधान निकाला जाए, ये ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती देखिए, हूँ जी, प्लीज कंटिन्यू। जी जी पूछिए। जी, ये इसका देखिए, अल बुसैदी साहब इज एन एक्सीलेंट पर्सन। ओके, प्लीज कैरी ऑन। आप कंप्लीट कर लिए सवाल। नहीं, आप प्लीज कैरी ऑन। देखिए, अल बुसैदी साहब ने ये पूरे जो नेगोशिएशंस हो रहे थे उसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है, ओमान ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। सबसे पहला कि जब हमला हुआ 28 फरवरी को, सबसे पहले शख्स जिसने कंडेम किया है वो अल बुसैदी है। उन्होंने कहा था कि आई एम शॉक्ड बट नॉट सरप्राइज्ड, यानी कि जब नेगोशिएशंस इतने करीब पहुंच गए थे तो क्यों अमेरिका ने हमला किया। और उसी ट्वीट में 28 फरवरी के सुबह ही उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ वॉर फॉर अमेरिका, दिस इज अ वॉर फॉर इजराइल एंड दिस प्रूव्स इन अमेरिका इट इज इजराइल फर्स्ट नॉट अमेरिका फर्स्ट। ये उनका ट्वीट है। तो अल बुसैदी जो है वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज प्लेइंग वेरी पॉजिटिव रोल।
एंड ही इज वेरी क्लियर। मैं इनका एक और ट्वीट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप चाहें तो व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अल बुसैदी साहब का तकरीबन, मेरे जहन में डेट नहीं है, लेकिन 8 से 10 महीना पुराना एक ट्वीट है जिसके अंदर वो कहते हैं कि ही स्पीकिंग टू द गल्फ नेशंस। वो कह रहे हैं कि अगर हमें ये लगता है कि हम इजराइल के साथ मिलके हमास को और हिजबुल्लाह को हरा देंगे, तो हम वी आर ईदर नाइव, या तो हम नाइव हैं यानी हम बहुत भोले हैं, या हम लोग रियलिटी को जानते हैं, उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या हम लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं, वी डू नॉट वांट टू सी द ट्रूथ। ये उनका ट्वीट है। यानी वो गल्फ नेशंस को कह रहे हैं कि आप लोग इजराइल के साथ मिलके क्या करना चाह रहे हैं, आप लोग हमास और हिजबुल्लाह को हराना चाह रहे हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ द गल्फ स्टेट्स, जिनको हम मुस्लिम स्टेट्स कहते हैं, और ये कि मुस्लिम से नहीं, दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। आप मुझे एक और अल बुसैदी साहब का जो ये है, तो ओमान इज प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल, एंड ओमान ने अपनी ना लैंड दिया ना एयर दिया, और ये किसी जीसीसी कंट्री ने आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पे कंडेमनेशन लेटर तक नहीं दिया है, कंडेम भी नहीं किया है। हाउ दे न्यूट्रल? जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये कहा जा रहा है कि 24 दिन की ये वॉर हो गई है, यानी कि 4th जो वीक है उसमें ये एंटर हो गई है। लगभग 1 महीना हम मान लें कि इस वॉर को हो गया है, और इसमें जिस तरह से जवाबी कार्रवाई लगातार ईरान कर रहा है, उससे पूरी दुनिया हक्का बक्का है। पूरी दुनिया जो है ये देख रही है, शायद उन्हें एक उम्मीद नहीं थी। इन 24 दिनों में पूरा परसेप्शन, नैरेटिव, सब कुछ जो है पूरी दुनिया का बदल गया है, और उसको बदला है ईरान ने। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं देख रही थी कि जो कर्नल मैकग्रेगर हैं, उनका ये कहना है, जो कि वॉर वेटरन माने जाते हैं, लगातार वो ईरान के वॉर को लेकर अपना एनालिसिस कर रहे हैं। उनका ये क्लेम है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल होता है, तो रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने ये वार्निंग दे दी है ऑलरेडी नेतन्याहू को कि अगर ऐसा इस्तेमाल होता है तो वो वापस जो है वो रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। क्या आपको इसमें कोई सच्चाई लगती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या रशिया इतने आगे तक जा सकता है? और दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि जब ईरान ने रिटेलिएट किया, जब उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, और जब ईरान ने रिटेलिएट किया, तो ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स को क्यों नहीं अटैक किया? क्यों शहर में और उसके आसपास क्यों किया? क्या एक वार्निंग की तरह था? क्या ये दिखाना चाहता था ईरान कि हम एक एथिकल वॉर लड़ रहे हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं? देखिए, दो चीजें हैं कि पहली चीज, अगर खुदा ना करे इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, ओके, सो अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑलरेडी दुनिया में, अगर आप किसी को कह दें आप इजरायली हो, तो एक गाली बन गई है कि अगर आप किसी को कह दें कि तुम इजरायलियों की तरह काम ना करो, तो वो उसके लिए तौहीन का सबब बन गया है। ऑलरेडी वो दुनिया में एक गाली बन गए हैं। अगर उन्होंने ये इस्तेमाल किया तो ये इनका नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा, और ये नेक्स्ट लेवल होगा कि भाई हम जंग हार चुके, हमारे पास सीधी तरीके से लड़ने के लिए कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमने जंग को वहां ले गए। तो पहली चीज ये है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे किसी मुल्क के साथ ये हो, लेकिन अगर हुआ और ईरान में अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने मार दिया, तो ईरान में खुदा ना करे 1 लाख लोग मर गए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर खुदा ना करे कि अगर ईरान पे हमला हो गया और 1 लाख लोगों को इन्होंने मार दिया, तो क्या ईरान की बची हुई जनता डर जाएगी, मायूस हो जाएगी? इससे ये तो साबित हो जाएगा कि इजराइल जालिम है। और दुनिया में जो हम लोगों ने एक सॉन्ग भी बनाया है, बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका और इसराइल, ये साबित हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए कि दोनों ही हैं जो दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। इससे ईरान हारेगा नहीं। ईरान बहुत बड़ी कंट्री है, 9 करोड़ की आबादी है, ईरान बहुत बड़ी कंट्री है। एक हिस्से में मारेगा, खुदा ना करे वहां बहुत नुकसान होगा, लेकिन पलट के अगर ईरान ने 1000 मिसाइल्स मार दी इनके ऊपर, अभी परसों इन्होंने सिर्फ 2 मिसाइल मारी थी, 2 परसों रात को, एक अरात पे मारी थी, डिमोना में मारी थी, 2 मिसाइल सिर्फ मारी थी, दोनों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे ये लोग। और आपने देखा फ्री वीडियोस, क्या वीडियोस हुए थे, क्या वीडियोस आए थे, 2 मिसाइल थी सिर्फ ईरान की। तो अगर 1000 मार देंगे तो क्या होगा इजराइल में?
इजराइल में पावर प्लांट लिमिटेड है, वाटर सैलिनेशन के प्लांट्स लिमिटेड है, उनके रोड्स लिमिटेड है, उनके एयरपोर्ट्स लिमिटेड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। छोटी कंट्री है, ईरान की तरह बड़ी कंट्री नहीं है। तो वो अगर इन्होंने ये गलती की, क्योंकि ये देखें, इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये लोग मिसकैलकुलेशन करें। हमें लग रहा था ये जंग नहीं होगी, क्योंकि जंग होगी तो हमारे लिए क्लियर था कि जंग का एंड रिजल्ट यही होगा, अमेरिका जलील होगा। लेकिन इन्होंने मिसकैलकुलेट करके जंग की। अगर इन लोगों ने ये भी मिसकैलकुलेशन किया, दैट विल बी द एंड ऑफ इजराइल। देयर विल बी नो मोर इजराइल। इट विल बी वेरी क्लियर, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, और पैलेस्टाइन के लोग जाके इजराइल से अपनी आजादी को हासिल करेंगे और बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। ईरान सरवाइव कर जाएगा, लेकिन इजराइल सरवाइव नहीं कर सकता अगर उसने ये काम किया तो। दूसरा सवाल आपका जो डिमोना के ऊपर हमले का था, तो जी मिलिटरीली जी आप ईरान का स्टैंड क्या है? आप आगे स्टैंड क्या है ईरान का? ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्योंकि ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये हमले थमेंगे। जाहिर सी बात है ये हमले आगे बढ़ेंगे। ये वॉर अभी हाल फिलहाल में रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। ये पूरी क्लियरली ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये भी लग रहा है कि अगर दूसरे मुल्क इसमें शामिल हो जाते हैं, नेटो के अगर मुल्क शामिल हो जाते हैं, तो इसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा, जिस तरफ लगातार इशारा किया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि मिलिटरीली आखिर क्या आगे की प्लानिंग है ईरान की? क्योंकि जब ये कहा जाता है कि देखिए मिसाइल खत्म हो रहे हैं, एयरफोर्स बर्बाद हो गई, नेवी बर्बाद हो गई, ये डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन आकर कहते हैं, तो फिर ईरान एक नया वीडियो जारी कर देता है और बताता है कि देखिए हमारे पास तो टनल की टनल जो है अभी इंटैक्ट मौजूद हैं, अभी हम बहुत दिन के लिए, सालों के लिए हम तैयार हैं। तो आगे क्या तैयारी है ईरान की? और मैं ये सवाल नहीं पूछती हूँ कि कितने दिन सरवाइव करेगा ईरान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अब लोगों ने देख लिया कि ईरान कितने दिन सरवाइव कर सकता है। हमारा सवाल ये है कि अमेरिका कितने दिन सरवाइव करेगा। ईरान तो सरवाइव कर लेगा। देखिए ईरान कल मैं एक वीडियो देख रहा था, चाइनीज एनालिस्ट का वीडियो था कि ईरान के 4 मिसाइल्स गए थे, हर मिसाइल का कॉस्ट $70,000 था। चारों मिसाइल जो है इजराइल के एयर स्पेस पे थे, और उनको मारने के लिए 4 जो है एंटी मिसाइल इन लोगों ने इंटरसेप्टर्स मारे। हर इंटरसेप्टर की कीमत $1.25 थी सॉरी $1 मिलियन थी। तो वो कैलकुलेट कर रहे थे कि जो ईरान से मिसाइल आ रही है उसके 24 टाइम्स जो है उनको इंटरसेप्टर्स लग रहे हैं, और वो इंटरसेप्टर्स में से 3 ने मिस कर दिया, सिर्फ 1 इंटरसेप्टर लगा। तो ये जंग के अंदर ईरान कितना सरवाइव कर सकता है, बिकॉज ईरान के वेपन सस्ते हैं, खुद के बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज उनको सेल नहीं कर रही है, वो फायदा नहीं उठा रही है, ईरान ने खुद बनाया है। तो ईरान के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जंग करने में, कंटिन्यू करने में। सवाल ये है कि अमेरिका कितना सरवाइव कर सकता है दुनिया में, इकोनॉमी में। होर्मुज के बाद अगर डॉलर 200 हो जाएगा तो कितना सरवाइव कर सकता है अमेरिका, ये सवाल है। ईरान सरवाइव कर सकता है, सवाल नहीं है। ईरान की तो शिप्स जा रही है। ईरान ने 11.2 मिलियन बैरल, एक 5 दिन पहले की खबर है कि 11.2 मिलियन बैरल्स ऑलरेडी ईरान बेच चुका है चाइना को, और ईरान बेटर रेट में बेच रहा है, मार्केट रेट से ज्यादा के रेट में बेच रहा है, डिस्काउंट भी नहीं दे रहा है। तो ईरान तो कमा रहा है, ईरान की इकोनॉमी भी चल रही है। अमेरिका का प्रॉब्लम है। अच्छा, दुनिया के अंदर सब चीजें महंगी होंगी, अमेरिका में चीजें महंगी होंगी, स्टॉक मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पूरी दुनिया से खत्म हो गया है। तो ये सवाल नहीं है कि ईरान सरवाइव कर। ईरान के ऊपर तो आपने सैंक्शंस लगाए थे, ईरान तो कह रहा है ठीक है हमारे ऊपर तो सैंक्शंस लगाए थे, अब दुनिया असर देखे कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने का असर क्या होगा। तो जो मेन चीज है ना बुशरा जी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर आगा मुसवी है, वन ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट है मिलिट्री के, उन्होंने कहा था कि फ्रॉम डिफेंसिव पोजीशन वी आर टर्निंग टुवर्ड्स ऑफेंसिव पोजीशन नाउ, बिकॉज हमने इनके तकरीबन इंटरसेप्टर्स को खत्म कर दिया है इजराइल की, क्योंकि लास्ट वॉर में भी ये क्लियर था कि 12 दिन की जंग में आखिर में इनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जो ये इंटरसेप्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होते कि थार्ड के इंटरसेप्टर्स आप ऐसे ही जाके बनवा लो, नहीं। इनके अंदर जो मिनरल्स यूज होते हैं वो अनअर्थ मटेरियल्स होते हैं, जो दुनिया में रेयर मटेरियल्स होते हैं, जो चाइना के पास होते हैं, और चाइना ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है, चाइना इनको दे नहीं रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक पूरा मार्केट भरा हुआ है और ये फिल करके लाएंगे और ये भर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान नोज दैट दे आर स्टक नाउ, दे स्टार्टेड अ वॉर, दे थॉट, उनके जहन में एक ख्याल था कि आयतुल्लाह खामेनेई शहीद होंगे, ईरान की पब्लिक रास्ते पे आ जाएगी, एक नई हुकूमत आएगी, 1 हफ्ते में सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर हम लोग ईरान को टुकड़ों में बांट देंगे। ये एक जिसको कहते हैं नशे की दुनिया में थे। ईरान ने इनका नशा उतार दिया, भूत उतार दिया है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एग्जिट की बात करने के लिए कि कैसे हम एग्जिट करेंगे,
और ये एग्जिट ईरान के लिए क्लियर है कि होने नहीं देगा। क्यों? बिकॉज इफ यू अलाउ देम टू एग्जिट दे विल कम बैक अगेन। सो ईरान वांट्स टू गेट इनटू अ पोजीशन कि आप अगली बार जंग करने की काबिलियत में ना रहो। दिस इज व्हाट इज वेरी क्लियर। सो वी डू नॉट वांट टू स्टॉप द वॉर, वी वांट टू एंड द वॉर। एंड हाउ द वॉर विल एंड? when America is out of Middle East, Israel's capacity is decreased and Israel does not have the capacity to attack any neighboring countries. तो ये क्लियर ईरान के लिए क्लियर है। जब तक ये पोजीशन नहीं आएगी ईरान इस जंग को कंटिन्यू करेगा। ईरान की पब्लिक में, बुशरा जी मैं आपको ये बता दूं, मैं ईरान में रहता हूं, मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे अपने रोज वीडियो भी डालता हूं। रोज रात को यहां पर सबीलें लग रही हैं और इंडियंस ने भी सबील लगाई है, ईरानियों को दूध चाय कॉफी पिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। यहां पर जो माहौल है ना वो ये है कि 1 इंच भी पीछे नहीं आना है हमें, बिकॉज वी नीड टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर एंड द न्यू ईरान विल बी दैट ईरान व्हिच विल बी बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, एथिक्स, एंड द फ्यूचर विल बी गुड फ्यूचर फॉर ऑल कंट्रीज हु आर इन द ईस्ट एंड हु वांट टू हैव पीसफुल रिलेशन एक्सेप्ट अमेरिका एंड इजराइल्स इन्फ्लुएंस। हर कंट्री के इंशाल्लाह पीसफुल रिलेशंस होंगे और हम लोग सब इंशाल्लाह फ्लरिश करेंगे। जी, क्या आप इसे हाल फिलहाल में आप इसको होता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एक तरह का एक सुनहरा ख्वाब है जो आप दिखा रहे हैं, और क्या ये बहुत जल्दी तो होने नहीं जा रहा? देखिए, अगर हम ये कह दें कि अमेरिका जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, इजराइल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ये सब होने में तो एक लंबा वक्त लगना है, इससे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यही सवाल है कि आखिर कितना लंबा वक्त। और उसके साथ साथ में एहूद बराक जो है उन्होंने अभी इजराइल के टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा ये वॉर में एंटर हो गए हैं, इन्हें पता नहीं कि वॉर से बाहर कैसे निकलना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने पैलेस्टाइन में कहा कि हम हमास को खत्म कर देंगे, आप वो भी अभी तक 2.5 साल में नहीं कर पाए। हिजबुल्लाह को कहा कि खत्म कर देंगे, वो भी आप नहीं कर पाए। यहाँ पर आपने कहा कि न्यूक्लियर जो उनका पावर प्लांट है हमने उसको सब निस्तनाबूद कर दिया ईरान के, वो भी आप नहीं कर पाए हैं। तो एहूद बराक जैसा शख्स जो है टीवी चैनल पर बैठकर ये सब कुछ कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी चिंताएं पैदा हो रही हैं इजराइल में कि एक ऐसी वॉर में एंटर हो गए हैं जिसका कोई फुल स्टॉप नहीं नजर आ रहा, और अमेरिका में तो हो ही रही है ये बात। तो मेरा सवाल इसी सबसे जुड़ा हुआ है आपसे कि ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि इससे पहले ईरान सरेंडर नहीं, इससे पहले ईरान जो है वो इस वॉर को खत्म नहीं करेगा, बट ये भी सवाल कि कितने दिन तक आखिर? There's no time. There's no time limit. This is the last war Iran will fight. Iran doesn't want to fight one more war. This is the last war. यानी ईरान अगर ये वॉर को अभी रोक देगा तो 6 महीने के बाद एक और वॉर लड़ना होगा। ईरान के स्ट्रैटेजिस्ट के लिए क्लियर है कि दिस इज द लास्ट वॉर विल फाइट एंड आफ्टर दिस विल गेट इनटू अ पोजीशन दैट नोबडी डेयर्स टू अटैक अस अगेन। जब तक हम इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हम ये जंग रोकेंगे नहीं। बिकॉज अगर आप बीच में जंग रोक देते हैं तो वही होगा जो 12 दिन की जंग के बाद हुआ। 12 दिन की जंग के बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की सीज फायर कर दो, ईरान ने मोहब्बत का तकाजा किया, इस्लामी और इंसानी अकदार के हिसाब से कहा ठीक है जंग बंद कर देते हैं। हुआ क्या? दोबारा हमला हो गया, दोबारा बातचीत, दोबारा हमला। तो ये साइकिल कंटिन्यू होगा। तो अगर अकलमंद इंसान है तो उसके लिए क्लियर है कि भाई हमने 22 साल बात की, तुमने सैंक्शंस नहीं हटाए, 22 दिन मिसाइल मारी, तुमने सैंक्शंस हटा दिए। और एक ईरान में जोक चल रहा है, कह रहे हैं कि पहले दिन जंग पे अमेरिका ने कहा था कि भाई हम लोग जंग जीत गए, 22वें दिन कह रहे हैं आपके सैंक्शंस हटा दिए, और 41st डे में तुम कहोगे कि हमारा इंटरनेट खत्म हो गया, हमें पासवर्ड दे दो प्लीज, हमारा इंटरनेट ऑन करा दो। क्योंकि ईरान के पास जो अंडर वाटर केबल्स जा रहे हैं वो भी ईरान के पास से जा रहे हैं। दुनिया का 25% इंटरनेट भी ईरान के पास से जा रहा है। जो अंडर वाटर फाइबर केबल्स जो पास होते हैं वो भी ईरान से जाते हैं। सिर्फ ईरान के पास ऑयल नहीं है, खुदा ने ईरान को स्ट्रेटेजिक ऐसी पोजीशन दी है, ईमान दिया है, और साथ में वो जो पोजीशन और स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी है कि ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। व्हाई? बिकॉज सिर्फ 2-4 की बात भी करेंगे तो भी ईरान के लिए क्लियर है। मिसाल के तौर पर होर्मुज है, होर्मुज के अतराफ में जमीन नहीं है, पहाड़ियां हैं। यानी होर्मुज के अतराफ में पहाड़ियां हैं, जमीन नहीं है। तो कोई कहेगा हम होर्मुज पे आके कब्जा कर लेंगे, तो होर्मुज में गुफाएं हैं। अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इफ अमेरिकन आर्मी गेट्स इनटू होर्मुज देयर विल बी अ मैसेकर। यानी वो खुद कह रहे हैं कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मैसेकर, बिकॉज वहां गुफाएं छुपी हुई।
यानी तो वहां पहाड़ है, जमीन नहीं है, आप आ नहीं सकते। इसीलिए ईरान को कहा जाता है ईरान इज अ फोर्ट्रेस, बिकॉज ईरान के चारों तरफ, ईरान के अतराफ में पहाड़ है, तो ईरान में एंटर होना आसान नहीं है। दूसरी चीज, होर्मुज के लिए ईरान की ना नेवी की जरूरत है, ना ईरान को आर्मी की जरूरत है। ईरान होर्मुज से गुजरने वाली शिप है, उनको ये नहीं चाहिए कि हमें ईरान जो है वो वहां पर कंट्रोल कर रहा है, पास कर रहा है, नहीं। ईरान सिर्फ ये कहेगा दिस प्लेस इज नॉट सेफ, दैट्स इट। तो क्या होगा कि जितनी दुनिया की कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, कोई अपना सामान नहीं भेजेगी। मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू है, डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा, भाई साहब आप तो कहते हो कि आपकी आर्मी नेवी बहुत स्ट्रांग है और इनकी नेवी खत्म हो गई है, तो आप क्यों नहीं शिप को खुद लेके आते हो एस्कॉर्ट करके? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इट टेक्स 2 to tango। वो कह रहा है कि हम तो लेके जाने तैयार है, कोई आने तैयार नहीं है। यानी ये शिप्स को अमेरिका पे भरोसा नहीं है। सो स्ट्रेटेजिकली होर्मुज में ईरान हैज टू मेंटेन अ सिचुएशन वेयर दे डोंट हैव टू विन होर्मुज, दे हैव टू कीप इट अनसेफ, दैट्स इट। अच्छा, ईरान 500 किलोमीटर अंदर से भी लेजर गाइडेड मिसाइल मार सकता है होर्मुज में, तमाम। तो होर्मुज को जीतना नहीं है, होर्मुज को अनसेफ रखना है। तो ईरान के लिए ये एवरीबडी नोज होर्मुज इज अ प्लेस वेयर दे कैन नॉट विन। अच्छा, इसके बाद इन लोगों ने बात की कि हम खर्ग आइलैंड में जाएंगे। अच्छा, आप मैप में देखेंगे बुशरा जी, तो खर्ग आइलैंड कहां पर है? होर्मुज से कई 100 किलोमीटर के अंदर है, को ईरान के एकदम उस कॉर्नर पे जहां पर कुवैत सऊदी का कॉर्नर पड़ रहा है, वहां पर है। यानी आप होर्मुज तक तो आ नहीं पा रहे हो, आप जाओगे खर्ग आइलैंड पे। अच्छा, खर्ग आइलैंड जो है वहां पर ऑयल नहीं है, वहां पर सिर्फ ऑयल डेपो है, यानी ईरान का 0% ऑयल खर्ग आइलैंड से आता है। तो इनके वॉर स्ट्रैटेजिस्ट एक स्ट्रैटेजी बता दें जो वो कह रहे हैं कि भाई हम ये करने वाले। ईरान तो जो कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान की स्ट्रैटेजी नंबर 1, अमेरिकन प्रेजेंस शुड एंड। ईरान ने कहा कि भाई हम पहले मिलिट्री प्रेजेंस पे मार रहे थे, उन्होंने हमारे बैंक्स पे मारा, हम भी बैंक्स पे मारेंगे। उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारा, हम भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे। तो ईरान स्केलेबल वैसे जा रहा है जैसा ईरान पे हमला हो रहा है। इन्होंने हमारे बू शहर पे मारा, बू शहर के नजदीक मारा, तो हमने डिमोना के नजदीक मारा। तो ईरान जंग को उस स्केलेबिलिटी पे लेके जा रहा है जिस स्केलेबिलिटी पे दुश्मन लेके जा रहा है। तो अगर ईरान के पावर प्लांट पे, अगर देखिए, अगर फर्ज करते हैं ये दीवाना इंसान अगर हमला कर देता पावर प्लांट पे ईरान के, तो ईरान का पावर प्लांट जो सबसे बड़ा है वो ईरान के 2.9% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वगरना ईरान के पावर प्लांट स्कैटर्ड है, 400 पावर प्लांट है डिफरेंट, है ना। लेकिन इजराइल का सिर्फ एक पावर प्लांट है, उसकी 25% इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। ईरान की एक मिसाइल उनके 25% वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को तबाह कर देंगे, एक मिसाइल सिर्फ। तो आप देखें कि वॉर की इक्वेशन में सिर्फ मिलिट्री इक्वेशन, उनकी नेवी और उनकी शिप 1700 किलोमीटर दूर है, उनके F-35 और F-15 गिर रहे हैं, उनके आर्मी तो अंदर आने को तैयार नहीं है। नेटो को उन्होंने कहा, नेटो का एक बंदा है, अमेरिकन एक मिनिस्टर है, सॉरी यूरोपियन एक मिनिस्टर है, उसने एक अच्छी चीज कही। उसने कहा कि व्हेन द टाइटैनिक इज सिंकिंग यू वांट टू सेल मी द टिकट ऑफ अ सिंकिंग टाइटैनिक। यानी तुम मुझे उस वक्त टिकट दे रहे हो जब टाइटैनिक डूब रही है। यानी अब ये यूरोपियन डिप्लोमैट्स आर सेइंग दैट अमेरिका इज सिंकिंग। सो इन वॉर सिचुएशन ईरान इज वेरी क्लियर। ईरान के पास सारे कार्ड्स इस वक्त ईरान के पास हैं और कोई कार्ड जो है वो इस वक्त अमेरिका के पास नहीं है। इस सिचुएशन में ईरान क्यों अपने आप को, अच्छा अभी तो यमनी और हुसी आए नहीं है, बाबल मंदब की बात नहीं हुई है, क्योंकि उस तरफ से अगर जाने में इंटरेस्टेड है तो वहां पर जो है बाबल मंदब है, वहां बाबल मंदब यमनियों के हाथ में, हुसियों के हाथ में। तो अगर ईरान यहां से ईरानी ये बंद कर दे, हुर्मुज बाबल मंदब बंद कर दे, तो क्या होगा? तो ये तो ईरान के लिए क्लियर है कि लेकिन ईरान अखलाकी जंग लड़ेगा। ईरान ऐसे नहीं लड़ेगा कि वो ईरान गैर अखलाकी जंग लड़ेगा। ईरान ने आज कहा है कि जो भी कंट्री हमारी फ्रेंडली है वो लेके जा सकती है ऑयल, हम किसी का ऑयल रोकेंगे नहीं। जी बिल्कुल, मैं देख रही थी कि श्रीलंका को भी उन्होंने कहा है कि
श्रीलंका में भी अगर वहां पर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी होगी किसी भी चीज की, तो ईरान वो तमाम सामान जो है वो मुहैया कराएगा। तेल के अलावा भी जो कुछ भी ईरान से जो एक्सपोर्ट होता है, तो वो भी श्रीलंका तक कंट्री के लिए कहा है। पाकिस्तान को भी सेफ स्पेस दिया था, बांग्लादेश को भी। तो ये तो साफ तौर पर है। और आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भाषण दिया। प्रधानमंत्री वो जो बच्चियां हैं उनको, उनके ऊपर जो जिस तरह से ताजियत करना उनके लिए वो पूरी तरीके से भूल गए। आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत पर ताजियत करना वो पूरी तरीके से भूल गए। 23 दिन के बाद उन्हें याद आया कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ उसे उन्हें कंडेम करना चाहिए। तो भारत की भी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से पूरी तरीके से चरमराई हुई नहीं है, बल्कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस मुश्किल में वो फंस गए हैं अब, कि फिलहाल वो कैसे निकले। शायद उन्हें लग रहा था कि ये 2-3 दिन की बात है, इजराइल ने उन्हें भी यही पाठ पढ़ाया होगा और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस मुश्किल में फिलहाल भारत भी फंस गया है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। कोरोना की याद मोदी जी दिला रहे हैं। एक क्विक और लास्ट कमेंट इस पर भी, एक लाइन का अगर आप दे सकें जमीर साहब। देखें, मैं एक इंडिया क्या जो एक्चुअल इंडिया है वो क्रांतिकारी इंडिया है, एंटी कॉलोनियलिस्ट और एंटी इंपीरियलिस्ट इंडिया। इंडिया की स्पिरिट ये है कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के मुकाबले में खड़े रहें। महात्मा गांधी का इंडिया, सुभाष चंद्र बोस का इंडिया, शहीद भगत सिंह का इंडिया, हम उस इंडिया को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान वही स्पिरिट को मेंटेन और सस्टेन करे। और उस स्पिरिट के मुताबिक जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि व्हाट इजराइल और व्हाट ब्रिटिश इज ट्राइंग टू डू इज डिवाइड एंड रूल। दे हैव अप्लाइड द सेम पॉलिसी इन आयरलैंड, इंडिया एंड पैलेस्टाइन। ये उनका स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस जी का। तो इंडिया के लिए क्लियर होना चाहिए कि हमारा पास्ट एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियलिस्ट था, और ये जो ईरान लड़ाई लड़ रहा है वो वही लड़ाई का एक्सटेंशन है, एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियलिस्ट। और इंडिया को अपने रियल इंडिया, रियल फैब्रिक ऑफ इंडिया पे पलट के आना चाहिए। ईरान के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो गैस पाइपलाइन जो ईरान ने प्रपोज किया था, उस गैस पाइपलाइन पे वापस जाना चाहिए। इजराइल का साथ छोड़ के ईरान के साथ आना चाहिए, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट, गैस, ऑयल और दीगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो ईरान से जुड़े हुए हैं। ईरान ने चाबहार पोर्ट ऑफर किया था, ईरान ने तमाम वो चीजें ऑफर की हैं जो इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस होने के लिए और इंडिया के फ्यूचर और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कंसिडर करें न्यू चेंजिंग वर्ल्ड में अपनी पोजीशन उन पावर्स के बेस पे ना लें जो ऑलरेडी डूब रहे हैं। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब, काफी वक्त मैंने आपका ले लिया, बट एक ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव है, एक जो पिक्चर है, आई एम श्योर वो दर्शकों तक पहुंच गई होगी। ये उस तरह की डिबेट नहीं है, उस तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं थी कि जल्दी जल्दी हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बल्कि एक नैरेटिव जो है वो समझाने के लिए मैंने जमीर साहब को दावत दी थी, ताकि आप तक एक रियल पिक्चर पहुंच सके। जमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।